बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीन एक्सप्रेशन और उसका फर्स्ट स्टेप जीन एक्सप्रेशन का ट्रांसक्रिप्शन। जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ऑन डीएनए स्ट्रैंड दैट सर्व एज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो क्रोमोसोम का या डीएनए का उतना उतना पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन और दैट हैविंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इतने का पोर्शन को हम कहते हैं जीन। और इस जीन पर ये अगर डीएनए का थ्रेड है ऐसे कर, तो इस जीन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये जीन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है that specifies the number of amino acid in protein, type of amino acid in a protein, as well as sequence of amino acid in protein. तो this specific unit या इतना पोर्शन जो है that is called as gene। और जब भी इस जीन के पोर्शन ने एक्सप्रेस होना है तो सबसे पहले वो बनाएगा अपनी एक कॉपी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो अपना जो एक ट्रांसक्रिप्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड एज द आरएनए या मैसेंजर आरएनए। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होता है, जबकि इससे बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो फिर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो आरएनए की सिंथेसिस में सर्व नहीं कर रहे, बल्कि दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड एक वक्त में टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है, जबकि दूसरा जो है कोडिंग स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करता है। तो दोनों में से एक स्ट्रैंड के सामने आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो दोनों स्ट्रैंड्स चूंकि एंटी पैरेलल होते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स में से वो स्ट्रैंड जिसके सामने मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है, जैसे ये वाला स्ट्रैंड है, तो इस स्ट्रैंड का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो कि हमेशा होता है फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इधर से इधर आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। जबकि इसका अपोजिट स्ट्रैंड जो है दैट इज कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और आरएनए की सिंथेसिस हमेशा होती है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ही रहेगा और कोडिंग स्ट्रैंड कोडिंग ही रहेगा। जैसे यहाँ हमने जीन 2 की एग्जांपल ली, तो यहाँ पर इतने जीन 2 वाले पोर्शन में तो ये वाला स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। लेकिन अगर हम यहाँ जीन 1 की एग्जाम्पल लें तो अब ये वाला स्ट्रैंड हमारे लिए जो है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसके अपोजिट जो है दैट इज कॉल्ड एज द कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है फ्रॉम दिस 5 प्राइम टू दिस 3 प्राइम डायरेक्शन। तो दोनों स्ट्रैंड में से अकॉर्डिंग टू द डिमांड कोई भी स्ट्रैंड जो है वो एक्ट कर सकता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड हम इस वजह से कहते हैं कि नो डाउट मैसेंजर आरएनए जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने बनता है, लेकिन होता हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। आरएनए की सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स जो हैं दे आर द आरएनए पॉलीमरेजेस। और यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेजेस हैं 3 टाइप्स के। आरएनए पॉलीमरेज 1 that is responsible for the synthesis of ribosomal RNA, and RNA polymerase 2 that synthesizes messenger RNA, and the third one is RNA polymerase 3 that is responsible for the formation of transfer RNA, while in prokaryotes only one RNA polymerase ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो सर्व करता है या सिंथेसिस करता है राइबोसोमल मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रमोटर। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बाइंड कर सकता है एक स्पेसिफिक साइट पर डीएनए पर। तो डीएनए की वो स्पेसिफिक साइट जहां न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, उस साइट को हम कहते हैं प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट असल में बाइंडिंग साइट है जहां बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो बाइंडिंग साइट जो कि प्रमोटर कहलाता है ये जीन का पार्ट नहीं होता, बल्कि जीन से पीछे कहीं मौजूद होता है। तो अगर इस एग्जांपल को हम लें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा जीन और इसकी राइट साइड पर मौजूद सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन के साथ, और इस साइड को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जबकि इससे पीछे जहां प्रमोटर मौजूद है कहीं, ये वाली सीक्वेंस कहलाती है अपस्ट्रीम सीक्वेंस, और इसके न्यूक्लियोटाइड हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ।
जैसे जैसे एक प्रमोटर सीक्वेंस जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड जीन से पीछे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज -10 सीक्वेंस, और टाटा बॉक्स और प्रिबनाउ बॉक्स, प्रिबनाउ ने इसे डिस्कवर किया इस बिना पर। जबकि दूसरी प्रमोटर सीक्वेंस जो है वो 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे या अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, दैट इज TTGA-CG, जिसे GC बॉक्स या -35 सीक्वेंस कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ये दो प्रमोटर सीक्वेंस जो हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होती हैं अपस्ट्रीम, एक -10 और एक -35 सीक्वेंस। हमने डिस्कस किया कि असल में हर जो जीन है उसकी दो साइड्स हैं। एक तो है स्ट्रक्चरल एरिया, वो जिस पर जीन की सीक्वेंस लिखी हुई है कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है इस जीन के न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंगली, और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से, और इस सीक्वेंस को कहते हैं डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। जबकि दूसरी अपस्ट्रीम सीक्वेंस हैं कुछ, जिनमें से एक तो प्रमोटर हैं जो कितने भी न्यूक्लियोटाइड 10 न्यूक्लियोटाइड 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे मौजूद हो सकते हैं। तो RNA पॉलीमरेज वो बाइंड नहीं कर सकता प्रमोटर पर, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इसकी करेक्ट बाइंडिंग और रिकॉग्निशन में हेल्प करता है एक और प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज द सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो ये जो येलो में हमने रिप्रेजेंट किया है हमारा एंजाइम है, इसके साथ मिलता है। तो जब भी सिग्मा फैक्टर और RNA पॉलीमरेज एक दूसरे के साथ बाइंड करें उस कंडीशन को हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। तो ये हॉलो एंजाइम जो है या सिग्मा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है करेक्ट बाइंडिंग के लिए फॉर RNA पॉलीमरेज एट द प्रमोटर साइट। तो प्रमोटर सीक्वेंस पर बाइंड करवाने के बाद सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाता है। तो सिग्मा फैक्टर अगर रिलीज हो जाए तो अकेला जो RNA पॉलीमरेज है वो कहलाता है कोर एंजाइम। तो हॉलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम उस वक्त बनेगा जब RNA पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर भी प्रेजेंट हो, और सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाए तब हम उसे कहते हैं कोर एंजाइम। ये कोर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन करवाने का। तो सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ करेक्ट बाइंडिंग है एट द प्रमोटर साइट के प्रमोटर सीक्वेंस साइज की रिकॉग्निशन का काम करता है सिग्मा फैक्टर। जब एक दफ़ा करेक्ट बाइंडिंग हो जाए तो जो RNA पॉलीमरेज है ये RNA पॉलीमरेज 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड करता रहता है फ्रॉम 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA। और आगे आगे से जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है जो DNA डबल हेलिक्स है वो अनवाइंड होता है, दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, और RNA पॉलीमरेज मैसेंजर RNA सिंथेसाइज करता रहता है, और ये मैसेंजर RNA थ्रेड आउट होता रहता है DNA से, और DNA मॉलिक्यूल जो है वो वापस कोआइल होता रहता है। तो ये इतना पोर्शन जहाँ से मैसेंजर RNA बन रहा है और DNA जो है वो लूज हुआ, अनकोआइल हुआ, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए, इतने पोर्शन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है असल में आगे मूव करता है और मैसेंजर RNA सिंथेसाइज होता रहता है। अब यहाँ अगर हम गौर करें टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड पर तो हमें लगेगा कि नो डाउट मैसेंजर RNA वो सिंथेसाइज तो हो रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाली जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है और जो सीक्वेंस है मैसेंजर RNA की, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है कि अगर मैसेंजर RNA पर साइटोसिन है तो कोडिंग स्ट्रैंड पर भी साइटोसिन है, अगर कोडिंग स्ट्रैंड पर एडेनिन है तो मैसेंजर RNA पर भी एडेनिन है, सिर्फ इस फर्क के साथ कि मैसेंजर RNA में यूरासिल है और कोडिंग स्ट्रैंड में है थायमीन। ज़ाहिर है वो RNA में थायमीन की बजाय यूरासिल होता है। तो हालांकि मैसेंजर RNA सिंथेसाइज टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने होता है लेकिन वो बनता कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा है, तो बन के थ्रेड आउट होता रहता है। इलोंगेशन इसकी मैसेंजर RNA की ऐसे ही फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती रहती है उस वक्त तक जब तक के स्टॉप सिग्नल ना आ जाए। तो स्टॉप सिग्नल हर जीन के एंड पर स्पेसिफिक सीक्वेंस हो सकती है। सिंपलेस्ट स्टॉप सीक्वेंस जो है दैट मे बी द GC रिच एरिया के DNA पर GC एरिया आ जाते हैं काफी सारे। तो GC रिच एरिया जब आएगा वहां पर मैसेंजर RNA जो है वो बना लेता है हेयर पिन। ऐसे G और C आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के
तो बना लेते हैं हेयर पिन। हेयर पिन फॉर्मेशन जो है वो सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल है फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और इसके बाद इस जीसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस जो आता है डीएनए पर, दैट आर द 80 बेस पेयर्स। तो ये जो 80 बेस पेयर्स हैं, ए के सामने ज़ाहिर है फिर यूरासल लग जाते हैं, तो काफ़ी सारे यूरासल लगना भी एक टर्मिनेशन सिग्नल है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल या जो सारा कॉम्प्लेक्स है आरएनए पॉलीमरेज का, मैसेंजर आरएनए का, ये डिसरप्ट आउट हो जाते हैं और मैसेंजर आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो प्रोकैरियोट्स में तो चूंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं, वहीं मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है साइटोप्लाज्म में, उधर ही उसकी प्रोटीन बन जाती है। लेकिन यूकैरियोट्स में चूंकि एक लंबी जर्नी तय करनी होती है मैसेंजर आरएनए ने, कि न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से और वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू फिर मूव करता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आके उसके ऊपर राइबोसोम्स लगते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इतने लंबे जर्नी में कहीं इसको इसकी हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए, इसे प्रिवेंट करने के लिए इसमें 5 प्राइम एंड पर ऐड होती है कैप और 3 प्राइम एंड पर ऐड होती है टेल। तो मैसेंजर आरएनए की जो कैप है वो बनी हुई होती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी की। ये जैसे ग्वानोसिन मॉलिक्यूल है, इस ग्वानोसिन मॉलिक्यूल में इसकी ये 7 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, जबकि ये वाला हमारा नॉर्मल मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है यहाँ तक। ये मैसेंजर आरएनए, तो ये जो हमारा आरएनए का मॉलिक्यूल है ये इसका है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम एंड पर। तो जो 5 प्राइम एंड पर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, आप देखो तो जहां मर्जी हम देख लें, ये इसकी पहली कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां इधर से अटैच है 3rd कार्बन के साथ, और यहाँ पर फिर ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th के साथ। तो ये इसका 5 प्राइम एंड। जबकि ये जो 7 मिथाइल जीटीपी है, इसे भी हम देखें तो ये इसका फर्स्ट कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, और 5th कार्बन के ये फॉस्फेट ग्रुप जो हैं ये अटैच होते हैं इस मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड के साथ। ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का 5 प्राइम एंड अटैच हो जाता है। तो दोनों जो हैं 5 to 5 अटैचमेंट होती है, तो कैप ऐड हो जाती है ताकि इसे नॉन रिएक्टिव बनाया जा सके, न्यूक्लियसिस जो हैं वो इसे कहीं डाइजेस्ट ना, हाइड्रोलाइसिस ना कर दे। और मैसेंजर आरएनए के 3 प्राइम एंड पर ऐड हो जाती है टेल, और टेल जो है वो एडेनिन की बनी हुई होती है। तो काफ़ी सारे एडेनिन, राउंड अबाउट 150 to 250 जो है वो पॉली एडिनाइल ऐड हो जाते हैं 3 प्राइम एंड पर, तो ये भी इसे नॉन रिएक्टिव बना दे। तो यूकैरियोट के मैसेंजर आरएनए में टेल और कैप की एडिशन जो है वो हो जाती ताकि इसे नॉन रिएक्टिव बनाया जा सके। तो ये था सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग।